हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे हम 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर सेकेंड, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify living organisms। देखो, बहुत पहले टाइम से जो है बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के। इट वॉज डन instinctively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organisms for our own use for food, shelter and clothing। so इसका ये मतलब है कि कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था उस टाइम पर। जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था। वो तो हम ऑर्गेनिजम्स के यूज़ की वजह से उनको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। so Aristotle वो इंसान था जिसने सबसे पहले जो है साइंटिफिक बेसिस दिया क्लासिफिकेशन का। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उसने पहले तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक। सो प्लांट्स को जो मतलब क्लासिफाई किया ट्रीज में, श्रब्स, हर्ब्स में। He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not। so एनिमल को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक तो वो एनिमल्स जिनके पास जो है रेड ब्लड था और दूसरे वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। In Linnaeus time, a two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively। फिर आया लीनियस। तो लीनियस ने क्या किया, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें प्लांटे और एनिमिलिया दो किंगडम्स थे। और प्लांटे में प्लांट्स आते थे सारे और एनिमिलिया में सारे एनिमल्स आते थे। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic जैसे green algae and non-photosynthetic जैसे fungi। तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स था। वो सिर्फ एक मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर उसने दिया था। और दूसरा ऐसा था कि जो दूसरे थे जैसे यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया। फिर आते क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। सो जो क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स और एनिमल्स का, वो बहुत ईजी था, अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी ईजी था। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो दोनों कैटेगरी में नहीं आ पा रहे थे। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया गया, बट ये इनएडिक्वेट था। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characters like cell structure, nature of world, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship etc। देखो, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जो है हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते। उसके अलावा भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, जो सेल वॉल है उसका नेचर किससे बनी हुई है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे ले रहा है वो अपना। फिर आता है हैबिटेट, कहाँ रह रहा है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो किससे मतलब उनके एंसेस्टर्स कौन थे, ये सब। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। इसीलिए जो काफ़ी चेंजेस होते गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। देखो, ढेर सारे सिस्टम्स बने, लेकिन इसमें प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो कांस्टेंट थे। The understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing। लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स डाले जाए वो जो है चेंज होता रहा। The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time। देखो, डिफरेंट जो है डिफरेंट क्या बोलते हैं, किंगडम्स बनाए गए साइंटिस्ट के थ्रू, जिनका जो है नंबर और नेचर वो मतलब वो अलग अलग तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, ओके। R.H. Whittaker 1969 proposed a 5 kingdom classification। देखो, ये बहुत ज़रूरी है। जो R.H. Whittaker थे उन्होंने 5 kingdom classification दिया। The kingdoms defined by him
वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। सो उसने जो जो किंगडम्स दिए उनके नाम क्या थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया था। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। सो उसने जो क्राइटेरिया यूज किया गया क्लासिफिकेशन का, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से थे? सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मतलब मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मतलब खुद का खाना बना रहे हैं, हेटरोट्रॉफ मतलब किसी मतलब और जो है ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है खाने के लिए। फिर आता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, सो ये जो है एक टेबल दिया हुआ है, तो हम टेबल पे बाद में आते हैं, पहले इसको नीचे पढ़ लेते हैं। ठीक, so the three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains। उसके बाद देखो 3 डोमेन सिस्टम आया जिसमें मोनेरा जो था उसको 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in third domain and thereby a 6 kingdom classification। जो मोनेरा था उसको 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया, और उसके बाद जो मतलब जो यूकैरियोट्स थे, अब मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स थे, तो प्रोकैरियोट्स 2 डोमेन्स में डिवाइड हो गए और सारे यूकैरियोट्स एक तीसरे डोमेन में डिवाइड हो गए। तो इससे क्या आ गया? 3 डोमेन सिस्टम आ गया और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब अब पूरे 6 किंगडम्स आ गए। ठीक है, इसको जो है हायर क्लासेस में पढ़ा जाएगा। सो लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक, अभी हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया और क्या कंसिडरेशंस थे जो जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया। सो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जे, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। देखो पहले के टाइम पे क्या हुआ? बैक्टीरिया भी, ब्लू ग्रीन एल्जे मतलब साइनोबैक्टीरिया भी, फंजाई भी, मॉस भी, ये सारी चीज़ें जो है प्लांट किंगडम के अंदर रखी गई थी। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells। देखो जो लीनियस भाई साहब ने जो 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था 2 किंगडम वाला, तो उसका बेसिस था कि सेल वॉल एब्सेंट प्रेजेंट। अब प्लांट्स में मतलब जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल थी वो सारे प्लांट्स में उसने डाल दिया है, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी वो सारे उसने एनिमल्स में डाल दिए, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, फंजाई ऐसे ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी प्लांटे में जो चले गए थे। So this placed together groups which widely differed in other characteristics। देखो वही कह रहा है कि जो ग्रुप्स ऐसे थे जो बहुत डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको भी प्लांट्स में डाल दिया गया। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria, with other groups which were eukaryotic। देखो prokaryotic को eukaryotic के साथ डाल दिया। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones, say for example Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae। देखा, अब क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा जो कि थे यूनिसेलुलर, उनको भी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एल्जे के साथ डाल दिया गया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दी हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप जैसे फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। देखो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फंगस जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होती है, राइट? तो इस ग्रुप में उसने फंगस भी डाल दी, तो ये काफ़ी डिफरेंट था। Though they also showed a characteristic difference in their wall compositions, the fungus had chitin, फंगस की जो है काइटिन की वॉल रहती है और प्लांट्स की जो है वो अपना सेलुलोजिक सेल वॉल रहती है, एंड देयर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड सेलुलोजिक वॉल। ठीक, इस पर आते हैं अब, एक बार मैं ये दिखा दूँ। देखो यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन मतलब किंगडम्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। तो इसमें है सेल टाइप। अब मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? सो प्रोकैरियोटिक जो है एक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का टाइप होता है जिस सेल में न्यूक्लियस हुआ, देखो ये रहा न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, जो पर्पल कलर का है वो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। तो प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक, देखो ये रहा एक सेल, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल इस तरह से सेल के अंदर ही सस्पेंड होता है, तो दे डोंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, फिर आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा है यूकैरियोट। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। इट मीन्स उनके पास जो है
न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती है। फिर फंजाई वो भी यूकैरियोट है, प्लांटे भी यूकैरियोट और एनिमिलिया भी यूकैरियोटिक सब, ठीक। फिर आते हैं सेल वॉल। मोनेरा जो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, मतलब सेलुलोज का बना नहीं रहता है, तो काय का बना रहता है, वो पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड्स का बना रहता है। सो इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसका कंपोजिशन कैसा होता है। प्रोटिस्टा में किसी किसी में सेल वॉल होता है, किसी किसी में नहीं होता है, ठीक। फंजाई में सेल वॉल रहता है लेकिन वो काइटिन का बना रहता है, और प्लांटे में सेलुलोज का रहता है, और एनिमल्स में तो एब्सेंट ही होता है। फिर आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यूकैरियोट है तो प्रेजेंट है, इसमें यूकैरियोट है तो प्रेजेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। फिर आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा जो ज़्यादातर सारे इसमें बैक्टीरियाज ही है, तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। प्रोटिस्टा भी जो सेलुलर है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है प्रोटिस्टा में भी। फंजाई में मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यू सिस्टम होता है वो, हाइफे माइसिलम, वो हम देखेंगे आगे। फिर प्लांटे में टिश्यू ऑर्गन होते हैं, और एनिमिलिया में तो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है। फिर आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा होता है ऑटोट्रॉफिक, इसमें आता है कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। सो ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना बना रहा है। अब कीमोसिंथेटिक में केमिकल्स को यूज करके वो अपना फूड को मतलब एनर्जी को बना रहा है, और फोटोसिंथेटिक में क्या होता है, सनलाइट को यूज करके एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। और हेटरोट्रॉफिक में सैप्रोफैटिक और पैरासिटिक है। तो सैप्रोफैटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड करता है फॉर न्यूट्रिशन, और पैरासिटिक मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। ये हो गए मोनेरा। प्रोटिस्टा होते हैं ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक होता है जिसमें फोटोसिंथेटिक होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक जिसमें जो है वो बाहर से जो है कार्बन का सोर्स लेते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन। फिर आते हैं हेटरोट्रॉफिक जिसमें सैप्रोफैटिक और पैरासिटिक होते हैं। कौन? फंजाई जो सारे हेटरोट्रॉफ होते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, बाहर से कार्बन सोर्स लेते हैं, ठीक। सो सैप्रोफैटिक जो है वो होता है कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेना, इसीलिए फंगस जो है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है वो वहाँ पे ग्रो करता है, और पैरासिटिक भी होता है, ठीक। फिर आते हैं प्लांटे ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेटिक। प्लांट सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक। फिर होते हैं एनिमेलिया जो है वो हेटरोट्रॉफिक होता है, जो कि होलोजोइक और सैप्रोफिटिक एक्सेट्रा। होलोजोइक का ये मतलब होता है कि एक इंटरनल कैविटी में डाइजेशन होना, मतलब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं और खाना जो है हमारे बॉडी में जाता है, और डिफरेंट ऑर्गन्स उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सैप्रोफैटिक भी होता है। सैप्रोफैटिक इट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करना, जैसे कुछ इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, ये हो गया। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi। देखो जैसे ही हमने देखा कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, तो फंजाई जो थी उसको फंजाई किंगडम में रख दिया गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सारे प्रोकैरियोट्स जो है मोनेरा में रखे गए, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो थे वो किस में रखे गए? प्रोटिस्टा में रखे गए। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास क्लोरेला, जो पहले एल्जे में रखा गया था प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और पैरामीशियम एंड अमीबा जो कि का एनिमल किंगडम में रखा गया था, ठीक है। सो अभी प्रोटिस्टा में कौन कौन आ गए? क्लामाइडोमोनास भी आ गया, क्लोरेला भी आ गया, ठीक, और पैरामीशियम और अमीबा। It has put together organisms which in earlier classifications were placed in different kingdoms। So अब प्रोटिस्टा में ऐसे organisms आ गए जो पहले different kingdoms में रखे गए थे। This happened because the criteria for classification changed, क्योंकि classification का criteria change हुआ था इसीलिए। This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships। देखो ये जो है
डिफरेंट क्राइटेरिया, मतलब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज होता रहेगा, फ्यूचर में भी चेंज होगा जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को लेकर के, ठीक। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ classification system which reflects not only morphology, physiology and reproductive similarities but it also phylogenetic based on evolutionary relationships। देखो, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हम चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम ऐसा हो जो कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर रिप्रोडक्शन पर डिपेंड ना करे, उसका जो है मेन बेसिस हो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे हमको पता चलेगा कि देखो, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, दूसरे से तीसरा, तो ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है ज़्यादा बेटर होगा। सो इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे विटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था 5 किंगडम वाला, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले किंगडम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, सारे प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सो बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर्स, मतलब सारे बैक्टीरियाज किंगडम मोनेरा में आते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। तो हंड्रेड्स ऑफ नहीं है, लैक्स ऑफ बैक्टीरिया हैंडफुल ऑफ सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग में भी रहते हैं, डेजर्ट्स में भी रहते हैं, स्नो, डीप ओशंस, वेयर वेर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। देखो, वो हर जगह रहते हैं, वो हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन में, हर जगह रह सकते हैं जहाँ शायद ही कोई दूसरी लाइफ रह सकती है। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स, बहुत सारे पैरासिटिक भी होते हैं, अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहते हैं या बाहर भी रहते हैं। सो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, उनके शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में ग्रुप किया है। स्पेरिकल कोकस, द रॉड शेप्ड बैसिलस, द क्वामा शेप्ड विब्रियम, द स्पाइरल स्पाइरिलम, ठीक। देखो, ये रहे उनके शेप्स, दिखा देती हूँ, ये देखो, ये देखो, ये दाने दाने जैसा शेप है तो हो गया कोकाई, ये इस तरह का शेप है रॉड जैसा हो गया बैसिलस, और ये बैसिलस जो है स्पोर भी फॉर्म करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे स्पोर क्या होता है, ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये स्पाइरुलिना इस टाइप से होता है, स्पाइरुलिना बैक्टीरिया, ठीक है, ये होता है स्पाइरल दैट इज स्पाइरुलिना, और इसमें फ्लैजिलम भी होता है। दिस इज अ मोटाइल, मतलब मोबिलिटी देता है ये ऑर्गन, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। फिर होता है विब्रियो, क्वामा शेप, देखो क्वामा दिख रहा है ऐसा, क्वामा शेप दैट इज अ विब्रियो, ठीक। विब्रियो कॉलेरा इसका एक एग्जाम्पल है, ओके। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, देखो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। देखो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बस एक सेल होता है, सेल के अंदर इस तरह से जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है, बस, और कुछ नहीं। हो सके तो एक फ्लैजिलम रहता है, एक या फिर 2 ऐसे फ्लैजिलम्स रहते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं होता है। बट बैक्टीरिया जो है देखा जाए तो अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसके जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। देखो, इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत होती है, क्यों? क्योंकि ये जो है दोनों होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। इट मीन्स ये हर तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसकी वजह से इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत डिफरेंट होती है, ठीक। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो सिंथेसाइज करेंगे उनका खुद का खाना फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक। फिर दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब केमिकल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, केमिकल्स में इवन हैवी मेटल्स को तक यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, हैवी मेटल्स सबको यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक। और वास्ट मेजॉरिटी बैक्टीरिया की तो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। इट मीन्स पैरासिटिक भी होते हैं और सैप्रोफाइट्स भी होते हैं।
फिर इसमें ही दो तरह के होते हैं, दैट इज आर्के बैक्टीरिया, बताता है आर्के बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये बहुत स्पेशल है, सिंस दे लीव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, बहुत हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज दैट इज हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज, मिथेनोजेंस। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। देखो आर्कीबैक्टीरिया का ना सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में भी जी सकता है। जैसे सॉल्टी एरियाज में कोई रह रहा है तो उसको हेलोफाइल्स बोला जाएगा, हॉट स्प्रिंग्स में रह रहा है तो थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज में रह रहा है तो मिथेनोजेंस। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया इसको इसलिए बोला जाता है, आर्की का मतलब होता है प्राचीन, प्रिमिटिव। सो ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, मतलब ये इवोल्यूशन में पहले आया है, फिर यू बैक्टीरिया आया है जिसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। फिर आते हैं मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। देखो हम जो गोबर है, गोबर गैस बनाते हैं जिसको बायोगैस बोला जाता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है एज अ फ्यूल। मीथेन जो एज अ फ्यूल काम करता है। तो जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे काव हो गया, ठीक, काव, बफेलोज हो गया, तो इन बफेलोज के गट में ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होता है, कौन सा, मिथेनोजेंस, जो बायोगैस का प्रोडक्शन करता है फ्रॉम इट्स डंग। फिर आते हैं यू बैक्टीरिया। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। देखा जाए तो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। सो दे आर कैरेक्टराइज्ड, उनको कैरेक्टराइज किया गया है बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। एक टफ सेल वॉल होती है उसके ऊपर, और अगर मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिलम है, क्योंकि मोटिलिटी में फ्लैजिलम हेल्प करता है। ठीक, दिस साइनोबैक्टीरिया होगा ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्जे हैव क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए रहता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। देखा, इसमें जो साइनोबैक्टीरिया है जिसको ब्लू ग्रीन एल्जे भी बोला जाता है, तो इसके पास जो है क्लोरोफिल ए रहता है, जो क्लोरोफिल हायर प्लांट्स में, जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं उनमें ये पाया जाता है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है ये क्लोरोफिल। तो इनमें भी, साइनोबैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होता है। दी साइनोबैक्टीरिया और यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और फिलामेंटस है। फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्जे है। देखो यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज भी फॉर्म करते हैं, फिलामेंटस भी है, फिलामेंट्स भी फॉर्म करते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, मरीन में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हर जगह रहते हैं। दी कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ। इनकी कॉलोनीज जो है वो एक जिलेटिनियस शीथ से सराउंडेड रहती है। सो दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। देखो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बनाते हैं, इट मीन्स अगर उस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, उधर ग्रो हो जाएंगे और पूरा वाटर का सरफेस जो है भर देंगे। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called as heterocyst, nostoc and anabina इसका एग्जाम्पल है। सो नॉस्टॉक और एनेबिना जो है ऐसे साइनोबैक्टीरिया से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इट मीन्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और सॉइल के अंदर जो है उसको प्लांट ले सके नाइट्रोजन, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में, अमोनिया को। ठीक, फिर आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कीमोसिंथेटिक होते हैं मतलब केमिकल्स को यूज करके जो एनर्जी बनाते हैं। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ढेर सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। देखो ऑक्सीडाइज किया जाता है किसको, नाइट्राइट्स को, अमोनिया को, इस तरह से ऑक्सीडेशन करके वो अपने एटीपी का प्रोडक्शन करता है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। न्यूट्रिएंट साइकिल में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये जो है न्यूट्रिएंट को रिसाइक्लिंग करते रहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर को। देखो यहाँ पे ये हेट्रोसिस्ट, ये जो है वो कॉलोनी है, मतलब जैसे कि फिलामेंट है, एक तरह से जो है गुच्छा है फिलामेंट के, इस तरह के देखो बहुत सारे जो है साइनोबैक्टीरिया मिला करके इस तरह का फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी एक तरह की कॉलोनी है जो फिलामेंट की तरह दिखती है। तो इसमें देखो म्यूसिलेजिनियस शीट है उनके बाजू में, क्यों, अगर मान के जैसे ये वाटर में रह रहा है तो उसके आजू बाजू में वाटर से
मतलब हाइड्रोफिलिसिटी को कम करने के लिए म्यूसिलेजिनस शीथ उसके आजू बाजू आ जाती है। और ये देखो, ये रहे हेड्रोसिस्ट, जहाँ पे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एग्जाम्पल याद रखना इसका, नॉस्टॉक और एनेबिना। फिर आते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा है। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, इनमें से ज़्यादातर डीकम्पोजर्स है। So many of them have a significant impact in human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume. बहुत सारे जो है ह्यूमंस के लिए काम आते हैं, जैसे कि कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाना, लैक्टोबैसिलस, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना लिग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम। ठीक है, एक्सेट्रा। सम आर पैथोजेंस, कुछ पैथोजेंस होते हैं कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स को डैमेज करते हैं, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स, पेस्ट, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टिटैनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। सो कॉलेरा, टाइफाइड, टिटैनस ये जो है एनिमल्स में होता है, और सिट्रस कैंकर जो है वो प्लांट में होता है। सो डिजीज कॉजिंग भी ढेर सारे होते हैं। सो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, बैक्टीरिया जो फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, ये एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बन गया, दिस इज नोन एज फिजन। ठीक है, सो दिस इज वन बैक्टीरिया और इससे दूसरा बैक्टीरिया बन गया, तो ये होता है फिजन, होता है एक से दो बन जाना। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो वो स्पोर्स का प्रोडक्शन करेगा। ऐसा एक बैक्टीरिया है और एक टर्मिनल स्पोर होता है, एक मिडल स्पोर भी होता है, एक टर्मिनल भी होता है। देखो ये बैक्टीरिया है तो इसका ये हो गया, यहाँ पे एक टर्मिनल स्पोर होगा। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी, देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये खत्म हो जाएगा और ये अंदर स्पोर है, स्पोर फूट के बैक्टीरिया, बेबी बैक्टीरिया बाहर आएगा। बेबी ऐसा कुछ होता नहीं है, बट बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा इस तरह से। मतलब वो खुद की जनरेशन बचा रहा है, वो बोल रहा है भले कंडीशन फेवरेबल हो कि अनफेवरेबल हो, मैं खुद को ज़रूर बचाऊंगा। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. देखो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होता है। सो ये जो स्टेप्स है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। The mycoplasm are the organisms that completely lack a cell wall. Mycoplasm ऐसा बैक्टीरिया है जिसको सेल वॉल ही नहीं होती। They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. अनारोबिक होते हैं, सो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बगैर ऑक्सीजन के भी रह लेते हैं। और सबसे स्मॉल सेल है आज तक, मतलब जितना भी छोटा सेल है, दैट इज द माइकोप्लाज्म। मेनी ऑफ माइकोप्लाज्म्स आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स और प्लांट्स। देखो माइकोप्लाज्म जो है पैथोजेनिक होती है एनिमल्स और प्लांट्स में। फिर आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, वैरायटी है इसमें तो। सो किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल की यूकैरियोट्स है सारे प्रोटिस्टा में रखे गए। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन फिर भी इसके बाउंड्रीज जो है वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? इसका एक कारण है, और वो कारण ये है, देखो एक ट्री है, इसको पता है क्या बोला जाता है? एक फाइलोजेनेटिक ट्री। सबसे पहले हमारा आता है मोनेरा, ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। ठीक, सो मोनेरा से प्रोटिस्टा बना, और प्रोटिस्टा से फिर आई 3 ब्रांचेस। प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से 3 ब्रांचेस है। अब वो कौन सी 3 ब्रांचेस थी पता है? पहली थी फंजाई, ठीक, दूसरी थी प्लांटे, तीसरी थी एनिमेलिया। मतलब मोनेरा से प्रोटिस्टा बना। सो देखो जैसे इवोल्यूशन में हम आगे जाते जाएंगे तो मोनेरा से बना प्रोटिस्टा, लेकिन प्रोटिस्टा से बने ये तीनों, 1 2 3, प्रोटिस्टा से जो है चीज़
डाइवर्ट हुई और डाइवर्ट होकर के फंजाई बनाए, प्लांटे बनाए, एनिमलिया बनाए। इसलिए प्रोटिस्टा में हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखते हैं जिनमें इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स से, फंगस, प्लांट और एनिमल, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसको जैसे आगे आगे पढ़ेंगे पता चलेगा। So what may be a photosynthetic protestan? To one biologist may be plant to another. देखो, एक photosynthetic protestan जो है एक biologist के लिए वो protestan है और दूसरे के लिए वो plant हो सकता है। So in this book we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime modes and protozoans under protista. So देखो, protista में इस book में क्या क्या रखा गया है? chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds और protozoans. So members of protista are primarily aquatic. ज़्यादातर जो है इसके members aquatic होते हैं, पानी में पाए जाते हैं. This kingdom forms a link with other dealing with plant, animals and fungi. देखो, ये बहुत important सेंटेंस है कि ये किंगडम जो है लिंक बनाता है दूसरे किंगडम्स के साथ, जैसे प्लांट, एनिमल और फंजाई हो गया. सो बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ये यूकैरियोट है इसलिए जो इनकी बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी है. सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, किसी के पास फ्लैजिला या सीलिया है. प्रोटिस्ट जो है रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. देखो, एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से जो है वो रिप्रोड्यूस होता है, सेल फ्यूज होती है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक, फिर इसमें आते हैं सबसे पहले क्राइजोफाइट्स. दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्जे. सो इसमें कौन से होते हैं? डाई एटम्स होते हैं और गोल्डन एल्जे होता है, जिसको डेस्मिड्स भी बोला जाता है. इसको याद रखना, डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स होते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट्स. फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में पाए जाते हैं. वो माइक्रोस्कोपिक रहते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं, मतलब जो वाटर करंट्स है उसके साथ जहाँ वाटर करंट ले जाए वो वहाँ जाते हैं, और इनको क्या बोला जाता है? प्लैंक्टन्स बोला जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. उनमें से ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जो फोटोसिंथेटिक वाले होते हैं उनको पता है क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है जो फोटोसिंथेटिक होते हैं. ठीक है, एक मिनट. फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है जो फोटोसिंथेटिक होते हैं. सो इन डाई एटम्स दी सेल वॉल. सो डाई एटम्स में क्या होता है? द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन दी सोप बॉक्स. डाई एटम्स में क्या होता है? ओवरलैपिंग जो सेल वॉल होते हैं वो ओवरलैप करता है एक दूसरे को, इस तरह से. देखो, जैसे वो सोप बॉक्स होता है ना, उस तरह से एक सेल वॉल ये है, दूसरा सेल वॉल ये है, इस तरह से, और अंदर होता है इसका न्यूक्लियस. दी वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका. देखो, इसका वॉल्स जो है सिलिका का बना रहता है, एंड दस दी वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल. इसलिए इन वॉल्स को कोई तोड़ नहीं सकता. दस डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट. देखो, इनका क्या है ना, सेल वॉल सिलिका से बना रहता है, इसलिए काफ़ी सारा सिलिका जो है डिपॉजिट हो जाता है उनके हैबिटेट में. जहाँ वो रहता है वहाँ पे काफ़ी सारा सिलिका डिपॉजिट होता है. सो देयर एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रिफर्ड टू एज डाई एटोमेशियस अर्थ. बिलियंस ऑफ ईयर्स में वो सिलिका जो है वो काफ़ी एक्यूमुलेट होता जाता है और उसको बोला जाता है डाई एटोमेशियस अर्थ. सो बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग. ठीक है, चीनी मिट्टी. सो इसको किस में यूज़ किया जाता है? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में. सो डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन. चीफ प्रोड्यूसर से, किस चीज़ का चीफ प्रोड्यूसर से? ऑक्सीजन. देखो, देखा जाए ना तो पूरा ओशन का जितना भी इकोसिस्टम है वो पूरा इनके थ्रू चलता है. कैसे? देखो, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? जूप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको खाते हैं जूप्लैंक्टन्स. फिर ओहो, ठीक है. फिर जूप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? जूप्लैंक्टन्स को खाता है स्मॉल फिशेस. फिर स्मॉल फिशेस को खाती है लार्ज फिशेस, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम चलता है.
ओशन का, और चीफ प्रोड्यूसर है ऑक्सीजन का। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है यही प्रोड्यूस करता है ओशन के अंदर, ठीक है। ओके, फिर आते हैं हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट्स पर। डाइनोफ्लैजिलेट्स, दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन, ज़्यादातर ये मराइन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। सो दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। देखो देखा जाए तो ये भी प्लैंक्टन्स ही होते हैं, प्लैंक्टन्स के ही तरह होते हैं इनमें भी, लेकिन इनमें थोड़े डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, बट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड वगैरह, ठीक। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, इनके सेल वॉल का स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होता है। ऑन द आउटर सरफेस मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, उनके बाहर के सरफेस पर 2 फ्लैजिला रहता है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक जो लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा जो है वो ट्रांसवर्स होता है, इस तरह से फ्लैजिला होता है। एंड दी अदर ट्रांसवर्सली ऑन फरो, फरो होता है बिटवीन दी वॉल प्लेट्स, 2 वॉल प्लेट्स के बीच में फरो होता है। देखो ये रहा, ये इसका लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला है और इधर वाला जो वो ट्रांसवर्स है, और ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये जो है वो दूसरा प्लेट है, और इसके बीच में ये फरो है, और फरो के बीच में ट्रांसवर्स फ्लैजिला है और ये लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला है, ठीक है। सो वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स रहते हैं, गोन्यूलॉक्स जो हो गए, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, रेड टाइड्स। सो रेड टाइड्स का फॉर्मेशन करता है ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज मेंबर्स में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, और ये क्या करता है, कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है जिसकी वजह से दूसरे जो मरीन एनिमल्स रहते हैं उनकी डेथ हो सकती है, ठीक। फिर आते हैं यूग्लिनॉइड्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, यूग्लिनॉइड्स ज़्यादातर फ्रेश वाटर में रहते हैं। फाउंड इन स्टैंजेंट वाटर, जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। देखो सेल वॉल की बजाय इनके पास एक प्रोटीन की लेयर रहती है जिसको पेलिकल बोला जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव 2 फ्लैजिला, इनका 2 फ्लैजिला रहता है, एक शॉर्ट रहता है, एक लॉन्ग रहता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक, देखो ये जो है फोटोसिंथेटिक रहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs। देखो ये दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। अगर सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेटिक है, लेकिन सनलाइट की एब्सेंस में ये हेटेरोट्रॉफ्स बन जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को जो है वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। सो इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। देखो यूग्लिनॉइड्स में जो पिगमेंट मिलते हैं, कौन से पिगमेंट्स, जैसे कि क्लोरोफिल ए जो हो गया, ठीक, तो ये हायर प्लांट्स में मिलता है क्लोरोफिल ए। इसीलिए जो है ये जो है क्या करता है, एक स्टेप बनाता है, किसके लिए, प्लांट, एनिमल और फंजाई की इवोल्यूशन के लिए एक स्टेप बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जो है प्लांट की तरह पिगमेंट्स है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक। फिर आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड जो है वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड कर रहे हैं, डिकम्पोजर्स। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स की तरफ बॉडी मूव करती है। लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करते रहता है। सो अंडर सुटेबल कंडीशंस में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लास्मोडियम। देखो इसको मलेरिया का प्लास्मोडियम के साथ कंफ्यूज मत होना, ये प्लास्मोडियम अलग है, और ये प्लास्मोडियम क्या है, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो स्लाइम मोल्ड्स एक गुच्छा बनाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं, जिसको बोला जाता है प्लास्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो सेवरल फीट तक ग्रो और स्प्रेड कर सकता है। सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लास्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। देखो सो क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर प्लास्मोडियम क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब प्लास्मोडियम अपना सेल्स को बदलता है और तब फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो देखो इसका जो ये कैरेक्टरिस्टिक है स्पोर्स का फॉर्मेशन, ये फंजाई की तरह है, तो कहीं ना कहीं ये इवॉल्व हो गया है फंजाई के अंदर। द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, तो स्पोर्स के ट्रू वॉल्स रहते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक रह सकते हैं, इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस में भी। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, और एयर करंट से स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं
देखो ये रहा यूग्लिना। यूग्लिना का ये लंबा वाला फ्लैजिला, ये शॉर्ट वाला फ्लैजिला, ये इसका बॉडी, ये इसका न्यूक्लियस और बाकी दूसरी ऑर्गेनेलीज हो गई। ठीक है, इधर इसका एक आई भी होता है। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया स्लाइम मोल्ड, इस तरह से दिखाई देता है स्लाइम मोल्ड। ठीक है, फिर पैरामीशियम, अब आते हैं पैरामीशियम पर। फिर आते हैं प्रोटोजोन्स। सो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, सारे प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं एंड लिव एज प्रेडिटर्स और पैरासाइट्स, प्रेडिटर या पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। देखो ये जो है एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स है। यूग्लिना जो था, मतलब यूग्लिनॉइड्स जो थे वो प्लांट के प्रिमिटिव रिलेटिव्स मान सकते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो है फंजाई के, और जो जितने प्रोटोजोन्स हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो ये एनिमल्स के रिलेटिव्स है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स। ठीक, तो इसमें आते हैं हमारे पास फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, मतलब अमीबा। दिस ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। सो ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रहता है। दे मूव एंड कैप्चर, सो दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को बाहर निकाल के वो कैप्चर करता है एज इन अमीबा। देखो स्यूडोपोडिया कैसा दिखता है, मैं दिखाती हूँ। देखो ये रहा ऐसा एक अमीबा। ठीक, ये अमीबा है, इधर फूड है, तो अमीबा क्या करेगा, इस तरह से अपना जो वॉल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे घुमाएगा, इस फूड को एंगल्फ करेगा, अंदर की तरफ लेगा। गया अमीबा, गया, फूड को अंदर की तरफ लेगा। ठीक, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी है और डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी होते हैं। देखो फिर इस तरह से ऐसे कर करके फूड जो है अमीबा के अंदर इस तरह से वेसिकल बनता है और फूड अमीबा के अंदर आ जाता है और अमीबा उसको एनगल्फ कर देता है, खा जाता है उसको। ठीक, सो मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स। जो मरीन फॉर्म्स रहता है उसमें सिलिका के शेल्स होते हैं ऑन देयर सरफेस। सम ऑफ देम सच एज एंटा अमीबा और पैरासाइट्स। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, डिसेंट्री कॉज करता है ह्यूमंस में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। सो इसके मेंबर्स फ्री लिविंग है या फिर पैरासिटिक है। फ्री लिविंग मतलब अपना अपना रह रहे, खा रहे, किसी को परेशान नहीं कर रहे। दे हैव फ्लैजिला, उनका अपना एक फ्लैजिला होता है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, इसको इंसोमेनिया बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। और उसका एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा ऐसा एक पैरासिटिक है फ्लैजिला वाला जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ह्यूमंस में। फिर आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जिनके ऊपर सिलिया होता है। सो दिस आर एक्वाटिक, ये एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स। इनके ऊपर सिलिया होता है इसलिए वो मूव करते रहते हैं, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया की वजह से। दे हैव अ कैविटी, सो इनमें कैविटी होती है जिसको गलेट बोला जाता है, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो सेल सरफेस के बाहर जो है ओपन होती है। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet. देखो एक कैविटी को ओपन करते हैं सेल से बाहर, और पानी क्या है, उनके जो सीलिया की वजह से वो एक वाटर लैडन को कॉज करता है, मतलब पानी को अंदर खींचने लग जाते हैं। जो उनका गलेट रहता है पानी को उस तरफ भेजते हैं, जिसकी वजह से जो फूड रहता है, फूड कौन सा हो गया, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह, तो वो उसके अंदर आते जाता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल है इसका पेरिमीशियम। देखो इसका डायग्राम, ये रहा पेरिमीशियम। देखो इसके पास कितने सारे सीलिया है, दिख रहे हैं, छोटे छोटे सीलियाज है। ठीक, उसके बाद ये भी इस तरह से कैविटी का फॉर्मेशन करता है। इधर से देखो, इधर साइड से अंदर से इस टाइप की कैविटी का फॉर्मेशन करता है, जिसमें जो है पैसिवली वाटर अंदर जाता है फूड को लेकर के। ठीक, ओके। फिर आते हैं स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। स्पोरोजोन्स में डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। देखो इनके लाइफ साइकिल का एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है। द मोस्ट नटोरियस इज प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम ये मलेरियल पैरासाइट, प्लास्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है, विच कॉजेज मलेरिया, जो मलेरिया कॉज करता है। ठीक, a disease which has a stagnant effect on human population. So malarial causing plasmodium जो है पैरासाइट, वो इसमें आता है। स्पोरोजोन स्पोर लाइक स्टेज होता है इनका, जो कि डिजीज कॉज करता है। ठीक है,
फिर आते हैं फंजाई, फिर आते हैं हम लोग किंगडम फंजाई के ऊपर। दी फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम। सो फंजाई जो है काफ़ी एक यूनिक किंगडम है। हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स है इसमें सारे। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। सो बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी है इनका मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। यू मस्ट हैव सीन फंगस ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। जो खराब हुआ जो ब्रेड होता है और जो सड़े हुए जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर फंगस ग्रो हो जाती है, वो तो देखी होगी। द कॉमन मशरूम्स यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। सो मशरूम टोडस्टूल्स वो भी फंजाई होता है। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। और मस्टर्ड लीव्स पर जो सफ़ेद कलर के स्पॉट्स होते हैं वो भी पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ यूनिसेलुलर फंगस होती है जैसे यीस्ट, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ब्रेड और बियर बनाने में यूज होती है। सो अदर फंजाई कॉज डिजीज, कुछ फंगस डिजीज कॉज करती है प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसे वीट रस्ट कॉजिंग पुसीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक, सो वीट रस्ट कॉज करती पुसीनिया। सो सम आर दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स का सोर्स होती है जैसे पेनिसिलम हो गया। फंजाई और कॉस्मोपॉलिटियन एंड अकर इन एयर वाटर एंड सॉइल ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो फंजाई कॉस्मोपॉलिटियन होती है, हर जगह पाई जाती है, एयर वाटर सॉइल प्लांट्स एनिमल्स हर जगह। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ज़्यादातर वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? यस, फूड हम रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? ताकि फूड को हम प्रिवेंट कर सके खराब होने से फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। सो विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट को छोड़ करके जो कि यूनिसेलुलर है, फंजाई आर फिलामेंटस। फंजाई जो है फिलामेंटस होती है, इस तरह से फिलामेंट्स होते हैं, ये देखो। ठीक, सो देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। सो लंबे लंबे इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, एक पर्टिकुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हाइफे बोला जाता है। और ये पूरा नेटवर्क है, इसको माइसीलियम बोला जाता है। ठीक है, दी नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। सो सम हाइफे आर कंटिन्यूस, कुछ कंटिन्यूस होते हैं, ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दिस आर कॉल्ड एज कोइनोसिटिक हाइफे। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। दिस द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। सो काइटिन का सेल वॉल रहता है और पॉलीसेक्राइड्स का। अब देखो ये कोइनोसिटिक और सेप्टेट का क्या मतलब है। ये एक हाइफे है, दूसरा हाइफे। ठीक, ये हाइफे मतलब पूरा एक सेल है, ये देखा जाए तो ये पूरा एक सेल है, इसके अंदर ये रहे न्यूक्लियस भरे पड़े, और इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और ये न्यूक्लियस मतलब पर सेल पर न्यूक्लियस, ऐसा तुम समझ लो, पर सेल पर न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है, वन सेल मैनी न्यूक्लियस। देखो इसमें एक सेल एक न्यूक्लियस, ठीक, और इसमें वन सेल मैनी न्यूक्लियस। मतलब ये जो हाइफे है, एक हाइफे में जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे। और यहाँ पे जो हाइफे है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो गया और हर सेल में एक न्यूक्लियस है, तो इसको बोला जाता है कोइनोसिटिक टाइप है। और ये है सेप्टेट, मतलब सेपरेट है, सेप्टा या सेप्टेट जो भी हो। ठीक, सो मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक, ज़्यादातर फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है। एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। इसलिए उनको सैप्रोफाइट्स बोला जाता है क्योंकि ये क्या करती है, ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करती है डेड सबस्ट्रेट से, जैसे प्लांट लीव्स वगैरह वो सब हो गया। सो दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज पैरासिटिक। जो लिविंग प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड करती है उसको पैरासिटिक भी बोला जाता है। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्स, सिम्बायोन्स की तरह भी रहते हैं, जैसे कि लाइकेंस हो गया जो कि सिम्बायोसिस है, किसके बीच, फंगस और एल्जे दोनों के बीच का सिम्बायोसिस है। और दूसरा है हायर प्लांट के रूट के साथ भी सिम्बायोसिस में रहती है, जिसको बोला जाता है माइकोराइजा। सो रिप्रोडक्शन इन फंगस कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, सो रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव मीन्स से होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक फंगस का हाइफे बीच में से कट गया, दो हाइफे बन गए, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। फिर हो गया फिजन, देखो
एक फंगस से दो फंगस बनी, ये फिजन हो गया। और बडिंग, जैसे कि बडिंग ईस्ट में होता है, ये एक जो ईस्ट का सेल है इसमें से एक और छोटा सा सेल साइड से निकल आया। ईस्ट क्या होता है, ज़्यादातर ऐसे गुच्छे गुच्छे में रहता है जिसमें से छोटे छोटे से सेल्स निकल आते हैं, तो ये हो गया बडिंग। ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होते हैं फंगस के अंदर। सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी स्पोर्स से होता है, जिन स्पोर्स को बोला जाता है कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर या ज़ूस्पोर बोला जाता है। ठीक, इसको याद रखना, कौन से एसेक्सुअल और सेक्सुअल होते हैं, ये वाले कौन से हुए, एसेक्सुअल। ठीक, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स होते हैं, वो होते हैं oospores, ascospores and basidiospores। ठीक, the various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies। सो स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं और उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बोला जाता है। सो दिस सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सो इनके सेक्सुअल साइकिल का 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप जो रहता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। इसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मोगेमी। देखो, एक ये गैमेट है, दूसरा ये गैमेट है, दोनों गैमेट पास में आए, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। अभी भी न्यूक्लियस वैसी ही है, पर जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये इन दोनों का फ्यूज हो गया, इधर से उधर से इधर हो गया। ठीक हो गया। अब ये गैमेट्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। फिर होता है दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियर कॉल्ड कार्योगेमी। फिर उसके बाद जो है दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके एक बन जाता है, जिसको कार्योगेमी बोला जाता है। फिर होता है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर इसमें मियोसिस होगा और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे और ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे। हो गया इसका, वरना रहने देते हैं, समझ में आएगा ना उससे। सो व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स immediately results in diploid cells. However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage occurs. Such a condition is called as dikaryon and the phase is dikaryophase of fungus। देखो ये क्या कह रहा है कि क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है फंगस में, वो बता रहा है। देखो क्या होता है, जैसे 2 हाइफे हो गए, एक हाइफे ये पर सेल है, ये हाइफे फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, तो ये हाइफे है और प्लस ये हाइफे, 2 हाइफे एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। 2 हाइफे एक दूसरे के साथ फ्यूज करके क्या बनाते हैं, एक हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। देखो यहाँ पे दिया है 2 हैप्लॉइड हाइफे compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately result in diploid। अभी ये जो होते हैं ना, ये हैप्लॉइड सेल्स के हाइफे होते हैं जो एक डिप्लॉइड कंडीशन बनाते हैं, 2n वाला कंडीशन, ये n है, ये 2n कंडीशन बनाते हैं, जो कि मतलब जाइगोट की तरह मान लो। ठीक, 2n कंडीशन बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभार, मतलब कभी कभार नहीं बट ज़्यादातर टाइम क्या होता है, एक 2 न्यूक्लियस वाला स्टेज बन जाता है, जैसे एक हाइफे जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। तो ये क्या होता है, जैसे ये डिवाइड हुआ तो 2 न्यूक्लियस वाला स्टेज बन गया। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये 2 न्यूक्लियस स्टेज बन गया। ठीक, फिर उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये न्यूक्लियस फ्यूज होकर के एक पूरा डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देते हैं। ठीक है। सो ये किस में होता है, जो 2 न्यूक्लियस वाला स्टेज होता है वो होता है एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज। सो n+n स्टेज होता है डाइकारियोटिक स्टेज, मतलब 2 न्यूक्लियस, एक सेल में अगर 2 न्यूक्लियस है तो उसको डाइकारियन बोला जाता है। देखो ये रहा, और इस फेज को बोला जाता है डाइकारियोटिक फेज। सो लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉइड। फिर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के जो है सेल जो है डिप्लॉइड बन जाता है, मतलब जो न्यूक्लियस जो 2 थे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बना देते हैं। सो द फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग, फिर ये क्या होता है, फंजाई क्या करती है, फॉर्म करती है फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स। फिर फ्रूटिंग बॉडी बना करके उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। देखो फिर ये क्या बना देगी, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी। ये देखो ये रहा फ्रूटिंग बॉडी, FB मतलब फ्रूटिंग बॉडी। फिर ये फ्रूटिंग बॉडी फिर से जो है 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा। ठीक,
The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes. देखो इस डिवीजन को, ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरह से स्पोर बनता है, माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी, फ्रूटिंग बॉडीज, और ये सब क्या है, फंजाई को जो वेरियस डिविजन्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है क्या, देखो ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं, ये जो है फंगस के फिलामेंट्स हैं। ठीक, फिर आते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के ऊपर आते हैं। सो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाया जाता है, एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। देखो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक हैबिटेट्स मतलब पानी में, डिकेइंग वुड सड़न जो सड़ता है ना वुड उसके ऊपर पाया जाता है, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पर पाया जाता है जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो और डैम्प प्लेसेस हो। फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी है प्लांट्स के ऊपर। ठीक, द माइसीलम इज एसेप्टेट, इसका जो माइसीलम है वो एसेप्टेट है, एंड कोइनोसिटिक, एसेप्टेट मतलब इस तरह का एक 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 हाइफे है जिसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर, इसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है जो कि मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं खुद से, और अल्पानोस्पोर से होता है जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। दो तरह के स्पोर होते हैं, ए सेक्सुअल जूस्पोर्स, अल्पानोस्पोर्स, जूस्पोर मोटाइल, अल्पानोस्पोर्स जो है नॉन मोटाइल। दिस स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, एंडोजीनसली मतलब अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं। देखो मान के चलो जैसे मान के चलो ये है एस्कोमाइसिटीज, ये इसका स्पोरेंजियम है, तो इसके अंदर साइड प्रोड्यूस होते हैं, अंदर सेल इसके स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक, सो अ ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जब ये दो गैमेट्स मिलते हैं, जो हमने दो गैमेट्स बोले तो एक ज़ाइगोस्पोर बनता है। सो दिस गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, अगर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है, एक जैसे मान के चलो ये गैमेट ऐसा है दूसरा भी ऐसा है, तो इसको आइसोगेमस बोला जाता है, और डिसिमिलर है तो एन आइसोगेमस या फिर ऊगेमस बोला जाता है। मान के चलो एक ऐसा है दूसरा वाला ऐसा है, तो ये डिफरेंट है, दोनों गैमेट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है, एन आइसोगैमस या ऊगेमस बोला जाता है। आइसो मतलब सेम, एन आइसो मतलब जो सेम नहीं है, डिफरेंट। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड वाला हमने मेंशन किया था, एल्ब्यूको जो पैरासिटिक फंजा है मस्टर्ड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे किसका एग्जांपल है, म्यूकर, फर्स्ट वाला देखो ये री म्यूकर। ठीक है, फिर आते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, इसको सैक फंजाई बोला जाता है क्योंकि ये सैक की तरह दिखता है। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलम हो गया, और कुछ रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं जैसे यीस्ट हो गया जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई। दे आर सैप्रोफिटिक, जो है सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, या फिर कॉप्रोफाइलस होते हैं। सो ग्रोइंग ऑन डंग, कॉप्रोफाइलस का मतलब है जो डंग के ऊपर, गोबर के ऊपर ग्रो होते हैं। फिर माइसीलियम जो होता है इसका, ओके माइसीलियम इज ब्रांच्ड, माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, ब्रांचेस फॉर्म करता है, मतलब ऐसे एक माइसीलियम, ये दूसरा माइसीलियम, तीसरा चौथा, फिर हर एक हाइफे से एक एक ब्रांच निकल रहा है। ये इसको बोलते हैं ब्रांच्ड माइसीलियम। एंड सेप्टेट, सेप्टेट भी होता है, सेप्टेट ये कंडीशन, पर सेल पर न्यूक्लियस वाला कंडीशन। सो दी एसेक्सुअल स्पोर्स और कोनिडिया, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं, प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली बाहर की तरफ प्रोड्यूस्ड होते हैं ऑन स्पेशल माइसीलम कॉल्ड एज कोनिडोफोर्स। कोनिडोफोर्स देखो मान के चलिए स्पेशल एक माइसीलम है। ठीक, तो अगर इसके अंदर साइड हो रहे तो ये एंडोजीनस, और अगर इसके ऐसे बाहर साइड हो रहे इस तरह का होता है, अगर इसके बाहर साइड हो रहे इस तरह से जो दिखाई दे रहे दे आर दी एक्सोजीनस। ठीक है, सो कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलम, जैसे कोनिडिया जर्मिनेट हो जाएगा वो माइसीलम बना देगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर, इसका सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर है, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली, अंदर की तरफ प्रोड्यूस होता है इन सैक लाइक एस्काई। देखो ये जो मैंने अभी बनाया था ना डायग्राम, ये इस टाइप का, ये सैक लाइक एस्काई है, तो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है वो एस्कोस्पोर्स जो कि सेक्सुअल होता है। फिर सिंगुलर एस्कस, सो दिस एस्काई आर अरेंज्ड, ये जो एस्काई रहता है अरेंज्ड होता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज एस्कोकार्प।
अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज्ड होता है एस्काई, जिसको एस्कोकार्प्स बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है एस्पाराजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। सो न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा जो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर ईडेबल एंड कंसिडर डेलिकेसीज। मोरल्स और ट्रफल्स जो है खाए जाते हैं इसके मेंबर्स। देखो ये रहा बी वाला इसका, ये एस्पाराजिलस इस तरह से दिख रहा है। ये तो देखो ये तो माइसिलम है, मतलब ये तो हाइफे है, लेकिन ये जो है ये फ्रूटिंग बॉडीज है और ये कुछ ये बाहर की तरफ स्पोर्स है। और ये जो है ये पूरा गोल गोल जो दिख रहा है ये पूरा गोल गोल फ्रूटिंग बॉडी है और इसके बाहर जो है ये स्पोर्स लगे हुए हैं। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। ठीक, फिर आते हैं बैसिडियोमाइसिटीज, जिनको बोला जाता है ब्रैकेट फंजाई। सो कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स बैसिडियोमाइसिटीज में आता है, जिसको ब्रैकेट फंजाई बोला जाता है। फिर पफ बॉल्स, सो दे ग्रो इन सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स के ऊपर, ट्री के ऊपर, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। ठीक, द माइसीलियम इज ब्रांच्ड, इसका भी माइसीलियम ब्रांच्ड है और सेप्टेट है पर सेल पर न्यूक्लियस। दी सेक्शुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स पाए नहीं जाते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। दी सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इसमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट प्लास्मोगेमी इज ब्रॉट about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes। लेकिन इसमें प्लास्मोगेमी होते हैं, मतलब जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो फ्यूज होता है किसके थ्रू, वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और डिफरेंट स्ट्रेन्स बनाती है, जीनोटाइप्स बनाते हैं, मतलब डिफरेंट हाइफे के डिफरेंट सेल्स फ्यूज करके डिफरेंट जीनोटाइप्स बनाते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकारियोटिक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एक हाइफे जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। सो ये जो डाइकारियोटिक स्ट्रक्चर होता है ये बनाते हैं बेसिडियम बनाता है। फिर कारियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर्स। फिर क्या हो जाता है, कारियोगेमी होता है, मतलब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। फिर इसका मियोसिस होता है, जो ये स्टेप्स जो हमने ऊपर देखी थी बेसिक स्टेप्स वही हो रही है। और फिर क्या होता है, बेसिडोस्पोर्स बनते हैं, 4 जो है हैप्लॉइड बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। द बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps। basidiocarps बोला जाता है। some common members है इसका एग्रिकस, मशरूम हो गया, यूस्टिलिगो, स्मट और पुसीनिया रस्ट फंगस। ठीक, देखो इसका मशरूम दिखाई दिया है। सो इस मशरूम में इधर इधर बनते हैं, दे आर दी बैसिडियोस्पोर्स, जो एक्सोजीनसली इधर नीचे साइड बनते हैं मशरूम के। ठीक है, फिर आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, इसको क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। इसका सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही पता है, सेक्सुअल फेज नहीं पता। सो व्हेन दी सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन given one name and placed under deuteromycetes, and sexual stage another placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of the deuteromycetes. Once perfect sexual stages of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes। देखो, सो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या हुआ ना, ड्यूटेरोमाइसिटीज का सिर्फ ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज हमको पता था, लेकिन इसका जब सेक्सुअल स्टेज देखा गया ड्यूटेरोमाइसिटीज का, तब उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से उठा करके एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रखा गया, क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा परफेक्ट लग रहा था। इसीलिए आज तक जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज का एक परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज नहीं पता चला है। So the deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia। So इनमें asexual spore से reproduce करता है, जिसको conidia बोला जाता है। The mycelium is septate, इसका mycelium septate है और branched है, दोनों है। Some members are saprophytes, इसके कुछ members जो है saprophytes है, कुछ parasites है, while large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling। ज़्यादातर इसके जो है decomposers है litter के, मतलब जो litter होता है, जो कचरा होता है प्लांट्स वगैरह का, उसको डिकम्पोज करते हैं और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। सो इसके एग्जाम्पल्स है अल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रोकम,
कोलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। हो गया ड्यूटेरोमाइसिटीज, फंगस कंप्लीट। अब आते हैं किंगडम प्लांटे, फिर आते हैं किंगडम प्लांटे। So kingdom plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called as plants. सारे eukaryotic chlorophyll containing organisms रहते हैं जिनको plants बोला जाता है. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants और parasites. कुछ plant parasites या फिर insectivorous plants जो रहते हैं वो सिर्फ heterotrophic होते हैं. इसका एग्जाम्पल है ब्लेडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं. कुस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स याद रखना. द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर. सो ऑब्वियसली प्लांट सेल्स का जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट होता है. सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना हुआ. ठीक, इसको हम चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे. तरह तरह के प्लांट्स आते हैं इसमें, जैसे एल्जी होता है, ब्रोयोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. फिर लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस. देखो प्लांट की लाइफ साइकिल के दो डिफरेंट फेजेस होते हैं. एक तो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज होता है और एक हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक फेज. सो ये डिप्लॉयड और मतलब स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक जो है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादा अच्छे से देखा जाता है बजाय जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के. ठीक, सो एल्जे, ब्रोयोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, यहाँ तक जो ये दो फेजेस काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं. एंजियोस्पर्म्स में इतने नहीं होते हैं. सो दे अल्टरनेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से अल्टरनेट होता है, कुछ डिप्लॉयड कुछ हैप्लॉयड. The lengths of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different group in plants. देखो इनका फेस का जो है लेंथ, कितना फेस का लेंथ है, फिर फ्री लिविंग है कि डिपेंड करते हैं दूसरों पर, ये वैरी करता है प्लांट टू प्लांट. प्लांट टू प्लांट नहीं, मतलब ग्रुप टू ग्रुप. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसको बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे डिटेल में. फिर आते हैं किंगडम एनिमिलिया. So this kingdom is characterized by heterotropic eukaryotic organisms. सारे heterotropic eukaryotic organisms है, multicellular है, सेल में सेल वॉल नहीं है. So they directly और indirectly depend on plants for food. देखो सारे एनिमल्स जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. ठीक, जो हर्बीवोर्स रहते हैं वो प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं. तो इस तरह से फूड साइकिल चलता है. They digest their food and internal cavity and store food reserves as glycogen और fat. देखो सारे एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में और फूड को जो स्टोर भी कर सकते हैं ग्लाइकोजन या फैट के रूप में. सो देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है. बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को इंजेस्ट किया जाता है. दे फॉलो डिफाइनेड ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डिफाइनेड शेप एंड साइज. ग्रो होते हैं, एक इनका जो है पर्टिकुलर ग्रोथ पैटर्न होता है, एडल्ट में ग्रो होते हैं और इनका डिफाइनेट मतलब एनिमल्स का डिफाइनेट शेप और साइज होता है. हायर फॉर्म्स शो इलाबोरेटिव सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. सो जो हायर फॉर्म्स रहते हैं एनिमल्स के, जो क्या शो करते हैं सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन. ज़्यादातर जो लोकोमोशन के कैपेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कॉपुलेशन के थ्रू मेल फीमेल गैमेट मिलता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. तो इस तरह से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो इसको हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे डिटेल में. फिर आते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस. ठीक है. सो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स. ठीक, सो दिस आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर. देखो अभी जो विटेकर का जो सिस्टम था उसमें उसने लाइकेंस को कहीं भी जगह नहीं दी. और ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ए सेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक कंप्लीट सेल है ही नहीं, जैसे वायरस, विरोइड्स और प्रियॉन्स हो गए, तो उनको भी कहीं जगह नहीं थी. So all of us who have suffered the ill effects of common cold or flu known what effects virus can have on us even if we do not associate it with our condition. देखो so हम हमेशा कभी मतलब सर्दी वगैरह हुई है तो हमको पता है कि वायरस का कितना जो डेंजरस इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स पर, जैसे कोरोना वायरस हो गया. सो वायरसेस डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग.
वायरसेस को जो है ट्रूली लिविंग नहीं बोला जाता क्योंकि वो एक पूरा सेल भी नहीं है, इसलिए जो है उसको क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं मिली। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, देखो हम लिविंग उसी को बोलेंगे जिसके पास जो है एक सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर एक सेल स्ट्रक्चर है तब जा करके तो वो मेटाबॉलिज्म करेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, तो ये चीज़ पूरा एक लिविंग सिस्टम बनाता है, बट उसके पास सेल ही नहीं है तो वो लिविंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। द वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं that are characterized by having an inert crystalline structure, एक inert crystalline structure रहता है outside the living cell। अगर देखो वायरस जो है लिविंग सेल के बाहर है, लिविंग सेल के बाहर अगर वायरस है तो वो पूरा इनर्ट होता है, मतलब वो एक्टिव नहीं होता है। जैसे ही वो सेल के अंदर घुसता है वायरस, वो एक्टिव हो जाता है। वायरस सेल के अंदर घुसा, वो एक्टिव हो गया, और एक्टिव होकर के क्या करने लग जाता है, रेप्लिकेशन, खुद का डीएनए रेप्लिकेट करता है, खुद के ढेर सारे वायरस बनाता है, सेल को इन्फेक्ट करके खुद बाहर आ जाता है। सो वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, जैसे ही वो सेल को इन्फेक्ट करेंगे, टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, होस्ट सेल का जितना भी मशीनरी होता है रेप्लिकेशन का वो ले लेता है और खुद को रेप्लिकेट करता है और होस्ट सेल को मार देता है। ठीक, सो वायरस मीन्स वेनम, वायरस का क्या मतलब होता है, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। डेमरिटी आइवोन्स्की recognized certain microbes as causal organisms of the mosaic disease of tobacco। So आइवोन्स्की जो एक साइंटिस्ट था जिसने क्या देखा कि जो टबैको था, टबैको के अंदर जो है मोजाइक डिजीज कॉजिंग एक ऑर्गेनिज्म था। ठीक, सो दिस वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, वो जो है बैक्टीरिया से भी छोटा था साइज में क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो गया था। फिर आते हैं M.W. बेजेरिंग डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टबैको could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called as fluid as contagium vivum fluid, infectious living fluid। फिर बेजेरिंग आए, बेजेरिंग ने क्या किया, जो टबैको प्लांट इन्फेक्ट हुआ था उसका एक्सट्रैक्ट लिया और उसको हेल्दी प्लांट में एक्सट्रैक्ट को डाला, तो जब हेल्दी प्लांट में डाला तो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो गया, तो उधर से उन्होंने जो इस पैथोजन को क्या नाम दिया, वायरस का नाम दिया, और वायरस जो है और उसको बोला फ्लूइड, उसको फ्लूइड बोला एस कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये। फिर आए W.M. स्टैनली showed that virus could be crystallized and crystals consist largely of proteins, they are inert outside their specific host cell, virus are obligate parasites। फिर ये साइंटिस्ट है स्टैनले है, और स्टैनले ने क्या किया, वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर दिया और उन्होंने बताया कि उनका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन से बना हुआ है और वो इनर्ट रहता है। अगर उनको कोई लिविंग सेल नहीं मिलता तो लिविंग सेल के आउटसाइड जो है वो इनर्ट रहते हैं, और जैसे उनको लिविंग सेल मिलता है तो वो एक्टिव हो जाता है और वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब वो पूरे पैरासाइट्स है। ठीक, सो इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर DNA और RNA। सो बोथ DNA और RNA नहीं हो सकता। वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। देखो वायरस के पास प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एक कोट होता है और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि DNA हो सकता है या फिर RNA हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक, और उसका न्यूक्लियो प्रोटीन जो रहता है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन रहता है जिसका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो इन्फेक्शियस होता है। सो इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। देखो इन जनरल देखा जाए तो जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA। और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस हो सकता है वो उनका डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। सो बैक्टीरियल वायरसेस जिनको बैक्टीरियोफेज बोला जाता है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। सो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्टिंग जो वायरसेस होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सोमर्स प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। फिर जो हमने देखा इसके पास क्या होता है, एक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ दो चीजें होती है, लेकिन जो प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट किससे बना रहता है, छोटे छोटे यूनिट से बना रहता है जिसको कैप्सोमर्स बोला जाता है, और वो पूरे प्रोटीन कोट को बोला जाता है कैप्सिड बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है न्यूक्लिक एसिड का। सो दिस कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। सो हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज्ड होता है। सो वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिक्स एंड इन्फ्लुएंजा। तो कैसे कैसे डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस और इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमंस, एड्स ह्यूमंस में इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, HIV वायरस।
सो इन प्लांट्स दिस सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, मोजाइक का फॉर्मेशन होना, लीफ का रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टैंड ग्रोथ। देखो प्लांट्स में कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं, जो लीफ रहता है, लीफ रोल हो जाता है या फिर कर्ल हो जाता है, येलो हो जाता है लीफ, या वेन क्लियर हो जाता है, वेन जो है ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाता है ग्रीन से। फिर आता है ड्वार्फनिंग, जो प्लांट छोटे साइज में ग्रोथ है, और स्टैंड ग्रोथ, उसका ग्रोथ रुक जाता है। देखो यहाँ पे इमेजेस होंगे ना, ये देखो ये कितना अलग दिख रहा है। ये टबैको मोजाइक वायरस, ये इसका आरएनए है और ये इसका कैप्सिड है, और ये बैक्टीरियोफेज, इसका हेड, इसका ये बॉडी, ठीक। सो ये हेड, ये बॉडी, और ये टेल होता है इसका, ये देखो ऐसे लंबे लंबे टेल, एकदम कीड़े जैसा लग रहा है। दिस इज बैक्टीरियोफेज, ठीक। तो इसके अंदर जो है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक। फिर आते हैं विरोइड्स। Viroids. In 1971, T.O. Denner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. देखो डेनर ने जो है एक इन्फेक्शियस एजेंट को ढूंढा जो कि वायरसेस से भी छोटा था और जो क्या कॉज करता था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। सो इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। उसने देखा कि ये तो एक सिर्फ फ्री आरएनए, देखो ऐसा सिर्फ फ्री आरएनए था। इट लैक्ड दी प्रोटीन कोट, इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं है, दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम विरोइड, इसलिए उसको विरोइड बोला गया। द आरएनए ऑफ द विरोइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, और जो आरएनए था वो लो मॉलिक्यूलर वेट का था। फिर आते हैं प्रियॉन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। देखो क्या हो गया ना, जैसे जैसे जो है मेडिसिन, मतलब मॉडर्न मेडिसिन में देखा गया तो कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कुछ डिजीज या फिर कुछ इन्फेक्शंस हुए जो कि ट्रांसमिट होते हैं कुछ एजेंट्स से। और वो एजेंट्स कैसे थे पता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स थे। जैसे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर्स होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के, उसी तरह से जो देखो इस तरह से जो है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स थे वो, ठीक है, जो कि डिजीज कॉज करते थे। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस, और इसका साइज जो है वायरस के सिमिलर था। दिस एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स, और इनको प्रियॉन्स बोला गया। The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy (BSE), commonly called as mad cow disease in cattle, and analogous variant है CR Jacob disease in humans, ठीक है। सो देखो ये इसका जो प्रियॉन्स जो है, प्रियॉन्स डिजीज कॉज करता है कौन सा वाला, बोवाइन स्पॉन्जिफोरम इंसेफेलोपैथी, जिसको बोला जाता है मैड काउ डिजीज, जो किस में होता है, कैटल्स में होता है। और उसी तरह का इसका एक वेरिएंट है जो CR जैकोब डिजीज बोला जाता है, जो कि ह्यूमंस में होता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ठीक है। फिर आते हैं लाइकन्स। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकन्स जो है सिम्बायोटिक, एक म्यूचुअल एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। सो एल्गे और फंजाई के बीच का। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट। सो इसका एल्गल कंपोनेंट उसको फाइकोबायोन्ट बोला जाता है, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबायोन्ट बोला जाता है, विच आर ऑटोट्रॉफिक, जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक है रिस्पेक्टिवली, ठीक। सो ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक है, जैसे कि एल्जे वो ऑटोट्रॉफिक है और फंजाई जो है हेट्रोट्रॉफिक है। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. So जो algae है वो क्या करते हैं, फंगस के लिए खाना बनाता है, और फंगस क्या करता है, जो एल्गे उसके लिए वो न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को इकट्ठा करता है और पानी को इकट्ठा करता है, ठीक है, और शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ यू सॉ अ लाइकन इन नेचर, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. So देखो अगर हम जैसे ही लाइकन्स को देखते हैं तो लाइकन्स को देख करके कभी ये नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर जो है दो ऑर्गेनिजम्स है, वो एक ही ऑर्गेनिज्म लगता है, ठीक है। और लाइकन्स जो है वो पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, इट मीन्स पोल्यूटेड एरियाज में वो कभी ग्रो नहीं होते, ठीक। सो ये चैप्टर यही फिनिश होता है। अगर इस चैप्टर में और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना, मैं और कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी। कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक। और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक। थैंक यू।